जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा गफ़ूर अफ़ज़ल साहब डेनमार्क से, खालिद मुग़ल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ग्रीस यूनान से। खालिद मुग़ल साहब और राजा गफ़ूर अफ़ज़ल साहब आप दोनों अहबाब का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं खालिद मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको इस ख़ास तौर पे पॉइंट पे ख़राज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बड़ा रेलेवेंट है। वो इस लिहाज से भी रेलेवेंट है क्योंकि एक अफ़सोसनाक खबरों के हवाले से पाकिस्तान की जो टॉप हेडलाइंस थी, उनमें यूनान में जो जहाँ भाग पाकिस्तानी हैं, वो काफ़ी काबिल ज़िक्र रहे। तो उसमें ख़ास तौर पे जो बड़ा एक अच्छा अहम रोल प्ले किया, वो उनमें से खालिद मुग़ल साहब सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक़्त दिया। जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। अभी तो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़राद हैं, वो जहाँ भाग हो चुके हैं और उसमें मैक्सिमम जो अफ़राद हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और बहुत सारे अफ़राद ताहाल भी लापता हैं और मुबैना तौर पर सैकड़ों की तादाद में अफ़राद ज़ख्मी भी हैं। कुछ का पता लग सका है और ताहाल 72 घंटे के बाद ताहाल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक ऑपरेशन जो जारी था, वो उसको एक दफ़ा रोक दिया गया है। तो सफ़ीर मोहतरम का भी अभी जो स्टेटमेंट हमारे सामने आया है, उनका यही कहना था कि ताहाल जो है वो लापता अफ़राद की जो लाशें हैं, वो हमें मज़ीद अब हम उनको ढूँढने में नाकाम हो गए हैं। जितनी मिल सकती थी वो हमने ढूँढ ली हैं और अब मैक्सिमम हम उसकी तलाश नहीं कर सकते क्योंकि एक ऑपरेशन बहुत तवील 3 दिनों पर या 4 दिनों पर मुश्तमिल रहा। तो इसी हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ खालिद मुग़ल साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आजकल बहुत सवालात हैं ख़ास तौर पे इस टॉपिक के ऊपर। अ, आप ये बताएँ कि मैं इसका बैकग्राउंड पे पहले मैं आना चाहूँगा कि ये जो बैकग्राउंड है इसका वो ये कहाँ से इब्तिदा होती है? कौन ऐसे पाकिस्तान के अंदर अनासिर हैं, जो इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं, स्मगलिंग करते हैं, करवाते हैं, लोगों से लाखों रुपए बटोरते हैं और फिर पाकिस्तानियों को इस नाम के ऊपर ज़लील-ओ-रुसवा करते हुए, कई मुल्कों के चक्कर लगवाते हुए, उनको अमेरिका और यूरोप का झांसा दिया जाता है। तो इस पे आप बताएँ कि ये कौन से शिद्दत पसंद अनासिर हैं? फिर उसके बाद अगले स्टेप्स पे हम आते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और आपका जो सवाल है, वो एक सवालिया निशान है, ना सिर्फ़ हमारे लिए बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आप देखें, आपने बैकग्राउंड की बात की और जो बैकग्राउंड है इसका, तो वो ये है कि एक जो इल्लीगल माइग्रेंट होता है जो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाता है या यूरोप में दाखिल होता है, तो वो अपनी जो जर्नी है वो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहा है। आजकल जो पहले ये होता था कि यूनान से लोग ईरान जाते थे, उसके बाद तुर्की जाते थे और तुर्की से ग्रीस में आ जाते थे क्योंकि ग्रीस जो है वो यूरोप का गेटवे तस्वुर किया जाता है और है भी वो। अब वो रूट चूँकि वो बंद हो गया है, उस पे सख्ती हो गई है, आ रहे हैं अभी भी लेकिन बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो अब एक नया रूट खुल गया है जो कि लीबिया से अब यूनान जाते हैं या इटली जाते हैं। इटली में तो अब सख्ती कर दिया, वो लोग यूनान आ रहे हैं। तो ये जो लीबिया पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान से लोग जो हैं वो लीगल लीबिया पहुँचते हैं बाय एयर। और इसके जो पीछे लोग हैं वो ज़ाहिर-सी बात है वो एजेंट माफ़िया है और उनके सहूलतकार हैं। ज़ाहिर-सी बात है बगैर सरकारी ताउन के तो ये लोग नहीं पहुँच सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें एयरपोर्ट से गुज़रना होता है, आपको इमिग्रेशन काउंटर होता है, आप पास करते हैं वहाँ से। एक नाबालिग माइनर बच्चा होता है एक, 12 साल के बच्चे आए हैं उसमें। अभी आपको अगर शायद पता हो। खालिद मुग़ल साहब, आप तो ये बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की वज़ारतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं और ख़ास तौर पे जो एफआईए का अमला है, वो भी इन्वॉल्व है और जब एयरपोर्ट के ऊपर एक ख़ास क्लियरेंस के बाद ये लीबिया तक फ्लाई करते हैं वीज़ा लेके, तो उसमें वीज़ा देने वाले जो इदारे हैं, जो माफ़िया है, वो भी इन्वॉल्व है। क्या मैं ठीक देखिए, समझा हूँ? वीज़ा देने वाले जो इदारे होते हैं, वो इदारे नहीं होते, वो सफारत खाने होते हैं। जब वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाता है, आप एक माइनर है, एक 12 साल का बच्चा है, उसके पासपोर्ट पे पहली बात तो उसका पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है? अब तो ख़ैर
बच्चे का 2 साल की उम्र में पासपोर्ट बन जाता है, वो एक इशू नहीं है। लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जनाब। वो बच्चा जो है, वो जो माइनर है, ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। वो बच्चा जो है वो माँ या बाप में से किसी के साथ ट्रेवल करेगा। मेरा बच्चा अकेला नहीं जा सकता, आपका बच्चा अकेला नहीं जा सकता। जब वो 12 साल का बच्चा जो था, उसके साथ उसको जब पासपोर्ट पे वीज़ा लगा और उसके बाद वो एयरपोर्ट पर गया, तो वो कौन-सा अमला था जिसने वहाँ पर स्टैम्प किया कि जाओ, आप जा सकते हो? क्या उसने इंक्वायरी करना या उसको चेक करना ज़रूरी नहीं समझा कि ये एक बच्चा है 12 साल का, इसका बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, किस तरह जा रहा है ये? कोई डॉक्यूमेंट आपकी था क्या? आपकी क्या मालूमात है कि ये पाकिस्तान के कौन से एयरपोर्ट से ज़्यादातर लोग फ्लाई करते हैं इस सिलसिले में लीबिया के लिए? देखिए जी, सारे एयरपोर्ट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। क्वेटा से भी जाते हैं लोग, कराची से भी जाते हैं लोग, लाहौर से भी जाते हैं, सियालकोट से भी, हर जगह से जाते हैं। और ये तो ये सिलसिला तो कितने साल ये तो अभी गुज़िश्ता जो 4 साल से शुरू हुआ है ये मामला, और 3 से 4 साल पहले। तो ये सारे जो हैं, ये एक आप देखें कड़ी से कड़ी मिलती है, और जो हुकाम है जो वहाँ पर जो जिसको आप इदारा कहते हैं, वो इसका ज़िम्मेदार है कि वो एक 12 साल का जो अनकम्पलीट माइनर है वो ट्रैवल कर रहा है। और अगर उसके साथ कोई सर्टिफ़िकेट लगता है कि जी ये बच्चा जो है ये इसका गार्डियन है, इसके साथ जा रहा है, तो उस गार्डियन को पकड़ें, उसके माँ-बाप के पास जाएँ, माँ-बाप ने पैसे दे के बच्चे को मौत का लुक़मा अजल बनाया है, समंदर में फेंका है, उनको पकड़ें। अगर मैं यहाँ पर अपने बच्चे को 1 हफ़्ता स्कूल ना भेजूँ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बुला लेता है कि जी आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों राजा साहब ऐसा ही है? बिल्कुल बजा फरमाया जी। तो आप कैसे हैं कि जी माँ-बाप के अपने बच्चों को जो है वो मौत के आगोश में धक्का दे देते हैं उठा के, और फिर कहते हैं जी रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, तो माँ का किरदार कहाँ से अदा करे? आप बायोलॉजिकल मदर हो के, आप बाप हो के, बच्चे का जब ज़िम्मेदारी आप पर है, रियासत से पहले माँ-बाप के ऊपर बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद कोई जब बच्चा आपका ट्रैवल कर गया, कौन काउंटर इदारे इमिग्रेशन का क्रॉस कर गया, एफआईए का काउंटर क्रॉस कर गया, तो उस पे आप चेक करें कि ये किस तरह से क्रॉस करके गया है। तो ये कौन से इदारे हैं? ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अरे इसमें एफआईए मैं आपसे कह रहा हूँ कौन होता है? आपको आपको मालूम नहीं है कि एयरपोर्ट पे कौन सा इदारा जो होता है वो पासपोर्ट इन एग्जिट आपका जो स्टैम्प करता है? तो सबसे पहले तो हमें अपने घर से कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी कि जी हमारे अपने घर के अंदर जो क्या हो रहा है। उसके बाद हम राजा लीबिया को देखें, उसके बाद हम ग्रीस को देखें। राजा साहब सफारत आप खाने सवाल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सफीर पाकिस्तान जो थे उन्होंने कहा कि जी इस मामले को आपने आगाही देनी है लोगों को, इस मामले को खत्म करना है। तो आगाही हमने अपने घर से शुरू करनी है ना। आगाही तो माँ-बाप को हमने दे रहे हैं, हम बताया भी है हमने क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। फिर उसके बाद हमारे जो मुमलिकत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो, अब मुमलिकत इसको जाके चेक करे जी, इसको जो हमारे वज़ीर आला पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा है, ऐलान किया कि हम इसको मंतक तक पहुँचाएँगे इस मामले में मुलव्वस अफ़राद को। और एक जो बच्चा था वो सूफियान जो नाम था मेरे पास है जी, बिल्कुल मोहम्मद सूफियान वल्द इरफान अहमद ऑफ सियालकोट। उसके जो बाप से भारी रकम ली गई, और उसके बाद ये उनकी डेड बॉडी जो है वो शिनाख्त हो गई है, और उसके जो अब वालिदैन हैं उन्होंने एजेंट अपने के मुआवजे ऊपर, का कितना सुने मुतालबा एजेंट के किया? ऊपर मैं बताता हूँ अभी, एजेंट के ऊपर जो है उन्होंने मुकदमा कर दिया है, एफआईआर कर दी है। मंडी बहाउद्दीन हैला में भी जो लोग जा बहक हुए हैं, उन्होंने भी पर्चा करवा दिया है। तो जितने भी लापता अफराद इस वक़्त हैं, उनके लवाहिकीन को ये मैसेज है कि वो भी जाएँ और जाके पर्चा करवाएँ एजेंट के ऊपर। एजेंट बताएगा कि वो किस तरह से लेके गया था, ताकि कौम के बच्चों को मज़ीद मुस्तकबिल में ये लोग ना कत्ल करें। ये जी आपको राजा करना साहब होगा। और आपने जहाँ तक सवाल किया था जी कितने पैसे, तो ये जी मेरे ख़्याल में 30 लाख रुपया पाकिस्तानी वहाँ से लेके ये सॉरी 24 से लेके 30 लाख पाकिस्तानी देते हैं ये। ये जो ये आपने हमारे पास अमाउंट
ये जो ये आपने हमारे अमाउंट पास बताया जी बिल्कुल 24 ऑफिशियल अमाउंट इन्होंने जो बताया जी, सफीर पाकिस्तान ने कल अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बहुत से इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ये 24 से 30 लाख रुपया दे के आए हैं। क्योंकि जब सफारत खाना वहाँ जाता है, अपने लोगों से मिलता है, जो रेस्क्यू किए हैं जो लोग, उनसे उनसे इंटरव्यू करता है, उनसे जानकारी हासिल करता है, डेटा कलेक्ट करता है, एक पिक्चर सामने आती है। तो उन्होंने काम किया है ये, और ये सारा किया है। और हमने भी कल रेफ्यूजी कैंप गए थे, वहाँ पे काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई, हमें भी काफ़ी चीज़ें मालूम है। जी राजा साहब। खालिद मुगल साहब, आपने सफ़ीर मोहतरम से मुलाकात की। हर आदमी जो है अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाता है। पहली बात तो यह है कि जो बेचारे आ गए हैं, ये अब बेघर हो गए हैं, जो मजलूम लोग हैं, हम तो अब इन्हें मजलूम कहेंगे। जितना जल्दी हो सके इनको अपने प्यारे वतन जो है वो पहुँचाया जाए, चार्टर्ड फ्लाइट से पहुँचाया जाए। ये तो सफारत खाने के काम सफारत खाना ही कर सकता है। आप तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन के अलावा, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये तो करना है हुकूमत वक्त ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, या कि यूनान की हुकूमत है, उन्होंने करना है। जी बिल्कुल, आप अब सही कह सवाल रहे हैं ये राजा साहब। पैदा होता है कि ये जितने भी इंसानी स्मगलर हैं, तो हुकूमत को पता नहीं है, जो अदारों को पता नहीं है, अदारों से ही निकल कर ये यहाँ पहुँचे हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा बच्चा यहाँ से अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता, गो के वो डैनिश नेशनल भी हो तो वो भी अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता बिल्कुल, जब तक उसके साथ माँ बाप ना हो। उसके बाद स्पेशल इजाज़तनामा लेना पड़ता है अगर बच्चे को किसी के साथ भेजते। क्या बिल्कुल, पाकिस्तान में जो हम सुनते हैं, मौजूदा जो हुकूमत है, हमारी जो स्टेट है, हमारी स्टेट के लोग काम नहीं करते, अखबारी बयानात तक, मीडिया के बयानात तक। अब देखें, सफ़ीर मोहतरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको आगाही दी जो कुछ हुकूमत कर रही है। अब इस मामलात को जितना मैं आपको बताता चलूँ, ये लीबिया से कब से काम हो रहा है, ये आज का 4 साल का काम नहीं है। ये कब से इंसानी स्मगलिंग होती है कि लीबिया से आते हैं, यूनान से आते हैं, स्पेन से आते हैं या इटली से आते हैं। अब जो बाढ़ हम पर कैटेगरी 5 इसीलिए पाबंदी लगी हुई है यूरोप में, हमें डेनमार्क में, कि लोग जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं वापस उस बॉर्डर से वापस सफ़र नहीं करते। उसके बाद ये एजेंट के जरिए वीज़ा मिलता है। अब जो वीज़ों का सिस्टम उन्होंने बना दिया एजेंट हजरात के, असल ये एजेंट हजरात ही गड़बड़ करते हैं, वैसी गड़बड़ नहीं करती। जब तक अंदर का बंदा ये काम ना करे, अंदर का बंदा वीज़ा लगवा कर देता है, अंदर का ही बंदा ये एजेंट होता है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, डॉक्टर्स भी जब आते हैं इनको भी एजेंट लेकर आता है। तो अब सवाल ये पैदा है, सारा काम एजेंटों ने करना है तो हुकूमती अदारों ने क्या करना है? बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफीर माफ पाकिस्तान कीजिए। से मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी आप लोगों का काम है कि आप आगाही दें कि लोग अपने बच्चों को इस रास्ते से, इस तरह से ना भेजें, लीगल तरीके से भेजें। तो हम तो अपनी आगाही दे रहे हैं और कर रहे हैं। ये भी एक आगाही का ही एक कड़ी है ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि हम तो आगाही दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जो इदारे हैं, FIA है एयरपोर्ट पे, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों को भेज रहे हैं यहाँ पे, उस पे भी आप उसको कैसा देखते हैं? तो उस पे उन्होंने कहा ठीक है जी, वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो एक्शन लेंगे। तो लेट्स सी जी, हम देख रहे हैं एक्शन लें वो, हम भी देखेंगे जी इंशाल्लाह ताला कैसा एक्शन होता है। और काफी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जी, और एजेंट माफिया है। और सबको मालूम होता है जी, वो कोई मतलब वो कोई तिलिस्मी कोई सुलेमानी चादर ओढ़ के तो नहीं बैठे हुए होते कि तो गायब हो जाए। ठीक है ना? माशाल्लाह से जी हम लोग के इदारे जो हैं वो बड़े अच्छे इदारे हैं जी, काम करने पे हैं तो बड़ा कुछ कर लेते हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कि जो गुज़िश्ता 2 साल पहले जो कालामाता में एक शिपव्रेक हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त वो उसमें अमवात हुई थी और बड़े पैमाने पर हुई थी। तो उसका भी कोई वक़्ती तौर पर तो बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई थी और ज़बरदस्त एक्शन हुए थे, लेकिन अभी मुझे देखने में नहीं आ रहा कि कोई ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई, कुछ सुनने में नहीं आया हमें कि किसी एजेंट सर को इस तरह गिरफ्तार किया हो। लेट्स सी जी, हम देखते हैं क्या होता है जी। माजी में मुगल भी इस साहब, तरह जहाँ की तक आगाही का में तल्लक है, डॉक्टर साहब एक मैं पूछूंगा खालिद साहब से, जहाँ तक आगाही का तल्लक है, देखिए आपके बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, डॉक्टर साहब ने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे बच्चे ने स्कूल, मैंने भी अपने काम करने हैं। तो हम तो आगाही दे रहे हैं, ना आपको कोई पैसा मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है, ना डॉक्टर साहब को पैसा मिल रहा है। तो जो आगाही बिल्कुल। अदारे देते हैं वो तो मुलाजम होते हैं, उनको बाकायदा तनख्वाहें मिलती हैं। हम तो अपने हिस्से का काम जो है वो पूरा कर रहे हैं। जो आगाही देने वाले हैं कि जी जिन्हें आगाही देनी है वो हम पर है, वो कहते हैं जी आप आगाही दें। भाई आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए जी, वही बात है ना, जो साफ़ी जो होते हैं वो मुआशरे का चौथा सतून होते हैं।
और जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन अगर हम देना शुरू कर दें, तो तवाज़ुन जो है वो फिर बिल्डिंग का कैसा खराब होगा। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि उस बिल्डिंग में हमारे अपने प्यारे हैं, वो रहते हैं, तो हम तो नहीं चाहते कि उस बिल्डिंग का कभी तवाज़ुन खराब हो, बिगड़े। और हम तो यही चाहेंगे जी, हमारा मुल्क जो है वो इतनी तरक्की करे कि हमें कभी यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत में बड़ी-बड़ी बातें की गई कि जी, कहा गया कि जी, हम इसको रियासत मदीना बनाएँगे, हम इसको रियासत फ़लाँ बनाएँगे, और लोग जो है बाहर से, बैरून ममालिक से लोग यहाँ पर जॉब ढूँढने आएँगे। हमारा तो ये ख्वाब है जी, लेकिन कौन नहीं चाहता कि उसका मुल्क तरक्की ना करे। पे भी आएँगे। मैं ज़रा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपसे पूछ लूँ जी। कि देखिए, ये इस हवाले से काफ़ी जो हमारे जो स्मगलर्स हैं, उनके पूरे-पूरे गैंग हैं, ये किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। माज़ी में इस तरह के कई वाक़यात हमने देखे हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, कश्तियों के हादसे होते रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, शहादतें हो चुकी हैं पहले भी। तो हमेशा यही ऐलान किया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, खान साहब की गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में। लेकिन कभी ये जो ग्रोह है, ये माफिया है, कभी पाकिस्तान में पकड़ा नहीं जाता। ये खास तौर पे 2-3 शहर जो हैं पाकिस्तान के, वो बड़े मशहूर हैं इस हवाले से, जिनमें मंडी भावलदीन है, सियालकोट है, गुजरात है और 1-2 और भी हैं। तो किससे ये ढके-छुपे शहर शहर हैं? अगर आप वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल से बात करते हैं जाके कि मैंने बाहर जाना है, मुझे लीबिया भेज दो या मुझे यूनान या यूरोप भेज दो, तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन ये धंधा करता है। तो वो फ़ौरन जी। आपको, एक आम आदमी को उस तक एक्सेस मिल जाती है। तो गवर्नमेंट को अभी तक क्यों एक्सेस नहीं मिल रही? क्यों, जिस तरह आपने वो मेंशन किया कि वो सारे इदारे के वो जो लोग हैं, वो इन फ्री कैन का हिस्सा बने हुए हैं, गठजोड़ है। इनकी मुशावरत और मुआवनत के साथ ही लोग इस तरह से बाहर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाते हैं। तो आप कहाँ समझते हैं कि कहाँ गैप है कि जिसको फिल करने की ज़रूरत है कि इस माफिया को लगाम डाला जा सके? जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है, और आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब भी दे दिया है कि गवर्नमेंट को मालूम है इदारे हमारे क्या कर रहे हैं, इदारों को भी मालूम है कौन किससे मिला हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो, अब आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है ये, कि किसको दुरुस्त करना है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो अ, सबसे पहले तो देखें ना जी, बिगाड़ हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी बात नहीं है। और एक तो नाख़वानदगी जो है वो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है। हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम याफ़्ता नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पर अस्तबल बने हुए हैं होते हैं, और कोई निज़ाम नहीं है। जबकि यहाँ पर हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं और बेहतरीन तालीम उनकी होती है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल की, कराची के अंदर, और मैं यही सोचता हूँ कि जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं गया? और फिर मुझे सवाल का जवाब मिलता है कि ये होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो मेरे मुल्क में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो नहीं है। तो वो बच्चा जब तालीम से महरूम रह जाता है, और जब वो बड़ा होता है, जब वो एक यूथ की शक्ल में आ जाता है, तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता जी। मायूसी होती है, अफ़सोस होता है, ठीक है? क्योंकि उसको जो माहौल मिला, जिस माहौल में वो बड़ा हुआ, और उसने तालीम भी हासिल नहीं की, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। जॉब क्राइसिस वैसे ही है जी, और बेरोज़गारी वैसे ही, तो फिर वो एक रास्ता मिल जाता है कि जी, सुनहरे ख्वाब, यूरोप चलो। तो वो उसका फिर शिकार होता है, और जो एजेंट माफ़िया होती है वो उसको सुनहरे ख्वाब, सब्ज़ बाग दिखाकर वो मौत के आगोश में ले जाते हैं। कुछ निकल भी जाते हैं, और कुछ आपके सामने नतीजा है। देखिए जी, 47 लोग तो बच के आ गए ना, लेकिन वो ये 47 जो हैं वो, सुने मेरी बात, 47 जो मैं उनको देखता हूँ वो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब हमें वक़्त लगा यहाँ पर स्टेबल होने में। हम थोड़े से तालीम याफ़्ता कह लें थे, होशियार थे, और हमने ज़माना देखा हुआ था। और मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो जी सीधे यूनान आ जाते हैं, यूरोप आ जाते हैं, उन्होंने कभी लाहौर नहीं देखा होता, उन्होंने कभी कराची नहीं देखा होता। तो वो एकदम आके उनकी आँखें खुलती हैं, दंग के दंग रह जाते हैं, तो वो बेचारे, वो मतलब एक एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं यहाँ पर। और फिर उनको जॉब नहीं मिलती, फिर एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो सारी ज़िंदगी फिर उनकी स्ट्रगल के अंदर गुज़र जाती है। कितने लोग मैंने देखे हैं जी, वो बेचारे, मतलब वो उनकी जो
हालात ज़िंदगी इतने ख़राब थे कि वो उसके शिकार हो गए, वो दुनिया से रुखसत हो गए वो। राजा साहब, आप माशाल्लाह से आप तजुर्बेकार आदमी, आप बताएँ इस चीज़ पे कि लेकिन है यूरोप जी जो कि है वो पढ़ा लिखा तबका सारा बाहर आ बिल्कुल, गया, हुकूमतें वक्त भी चाहती है, हर हुकूमत चाहती है कि लोग बाहर चले जाएं और जो मजदूर है वो भी बाहर चले जाते हैं। तो पीछे जो बचते हैं, अब बचेंगे या तो दरमियाना तबका बचेगा, या जिन्होंने आप लोगों ने हम लोगों ने जो ज़र मुबादला भेजना है उस पर गुजारा करना है। आपकी और हमारी तारीफ की जाएगी कि ओवरसीज़ हमें इतने पैसे भेजते हैं, इस साल उन्होंने इतने भेज दिए, पिछले साल कम थे। तो हमें तो इन चीज़ों पर लगाया गया, हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जबकि रीढ़ की हड्डी ये अब टूट चुकी है। लेकिन अदारे हमारे काम करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं। चंद होते कहते हैं कि जब आप और मैं पढ़ते थे तो कहते थे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उस वक्त समझ नहीं आती कि किस तरह हुँ, तालाब को गंदा कर सकती है एक मछली। अब समझ आ गई है। इसी तरह हमें जी, ये भी समझ आ गई है कि हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि हमारा मुल्क जो है इतना तरक्की याफ्ता है, इतना सरसब्ज है। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो हमारे प्यारे वतन में नहीं है? उसके बावजूद हम आकर यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं। सुबह अगर 7 बजे काम जाना है तो ठीक 7 बजे हमने काम पर जाकर पहुंचना होता है। बिल्कुल। लेकिन अपने प्यारे वतन में अगर 9 बजे काम पे पहुंचना होता है तो हम 11 बजे पहुंचते हैं। हमें कहते हैं जी जज साहब नहीं बैठे हुए, वकील साहब अपने ऑफिस में नहीं है, और अभी जनाब फलां साहब जो है पेश नहीं हुए। तो ये कानून की बात है। अगर आप स्कूलों कॉलेजों में जाएं, मुगल साहब मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि पंजाब हुकूमत, ये जो स्कूलों में बच्चों को दाखिला मिलता है या दूसरों को टीचर्स जो नए लगाए जाते हैं, अब वो पुराना ज़माना मुझे नहीं लगता कि अब टीचर इतनी आसानी से लग जाएगा। तनख्वाहें भी बहुत अच्छी हैं। हमारे गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा जगह आपने जिक्र किया वहाँ अस्तबल बने हुए हैं। प्राइवेट स्कूल आप देखें, एक जो है वो प्लाजे में प्राइवेट स्कूल बना हुआ है और लाखों करोड़ों के हिसाब से वो कमा रहे हैं। तो हमारा सरकारी स्कूल है, टीचर को तनख्वाह दें, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, पेंशन भी बहुत अच्छी है, फिर उनसे आप जी, काम लें, आप उस तरफ बिल्कुल। लोगों को मुतवज्जो करें। आप भेजते हैं जी प्राइवेट स्कूलों में जाएँ। मेरा तजुर्बा है इधर बैरिया टाउन का। तो मेरे भांजे की बेटी जाती थी तो मैंने कहा यार बताओ फीस कितनी है? कहता है मामू 60,000। तो मैंने कहा 60,000 में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? कहते हैं वो फीस भी जो है वो डॉलरों में है। अब देखें आपके मुल्क में स्कूल खुला हुआ है, आपके मुल्क में डॉलर्स में फीस ली जा रही है, वो बिल्कुल, डॉलर कहाँ जाते हैं, वो ज़रा मुबादला कहाँ जाता है? तो हमें इस तरफ मुगल साहब तवज्जो देनी चाहिए, खासकर मीडिया को। मीडिया एक चौथा स्तून जिस तरह आपने बताया है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हटकर करनी चाहिए, हमें बारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब हम जी, जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं ना कि रात का टाइम है, इस वक्त पाकिस्तान में जो है 12 बजे होंगे या 12 से ज़्यादा बजने वाले होंगे, लेकिन हम शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन मुल्कों ने हमें शऊर दिया। हुँ, हम तो आगे किसी ना ऐसा ही किसी तरीके से इन मुल्कों में आबाद हो गए, नेशनैलिटीज भी ले ली। तो अब जी, शऊर तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल, फैसला करना है, फैसला किन्होंने करना है? मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद जब आया था एयरपोर्ट से आप गुजर नहीं सकते, आपका सामान चेक होता है, आपका हैंड कैरी चेक होता है। हालांकि हम जो है वो हमें प्रोटोकॉल देने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है तो बंदा कहता है यहाँ तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये इतने बंदे आ गए, ये निकल के बाहर आ गए, वीज़े लग गए, और ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो अभी तक लोग जी, शॉक में निकले। आप तो बहुत करीब है, करीब से देख रहे हैं ये चीज़ें। जी, जी, बिल्कुल। मैं मिला उन लोगों से जो 47 पाकिस्तानी हैं, उनमें से 46 जो ले गए हैं। एक जो है वो अभी तक वहीं पे मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज आईसीयू में था वो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और बाकी 46 जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो फिज़िकली आप कह लें, देखें जी, उनकी सेहत कैसी है, उस पे बात करें अगर, तो फिज़िकली ही जो होता है वो इंसान बीमार नहीं होता, वो मेंटली भी बीमार होता है। जो नफ़सियाती तौर पर वो इतने बड़े शॉक से गुज़रे, ट्रॉमाइज़्ड हुए हुए हैं, वो ट्रॉमा से गुज़रे, तो उनकी जो मेंटली जो कैफ़ियत थी वो स्टेबल नहीं थी इतनी, और बेचारे वो बड़े सहमे हुए थे, वो डरे हुए थे वो लोग। तो जो पुराने वहाँ पर कैंप में जो लोग थे, पाकिस्तानी थे, वो कुछ उससे गुज़िश्ता जो शिपव्रेक हुआ था, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी हमसे आके मिले, हम उस वक़्त भी उनसे जाके मिल के आए थे। तो उन्होंने बताया कि जी ये बड़े अच्छे लोग हैं जी, इनसे मिलें आप, इनसे बात करें। लेकिन उनको हमसे बात करना जो है वो ममनू है, और पता नहीं गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ छुपाना चाह रही हैं, क्या चाहती हैं वो, कि वो बिल्कुल, हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी यही पूछना चाह रहा हूँ बल्कि आपसे कि आप मुझे ये बता दें कि अभी तक ताहाल आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम प्रोग्राम को क्लोज़ करने की तरफ,
कि कितने अफराद जो हैं वो ताहाल लापता हैं, और जो वहाँ पे बच गए हैं, ज़ख्मियों की तादाद ने 47 के करीब आपने बताई है। वो अफराद क्या चार्टर फ्लाइट, जिस तरह राजा साहब ने कहा कि उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्या वो पाकिस्तान जाएँगे या उनमें से कोई हुकूमत वक़्त उनको सपोर्ट करते हुए उधर उनको रेज़िडेंसी भी देगी, जिसको असाइलम या आप जो भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको वहाँ पे रखा हाँ, जाएगा? देखिए जी, जो लोग हैं वो 47, आपने पूछा कितने रेस्क्यू किए गए हैं। 47 जो है वो अब पाकिस्तानी लापता कितने हैं पाकिस्तानी जिनका अभी लापता तक में कोई? बताता हूँ। देखें जी, हमें भी कल सफीर साहब ने जो बात बताई वो ये बताई कि टोटल जो शिप थे वो 5 थे, 3 नहीं थे। और 3 जो शिप थे उन पे पाकिस्तानी सवार थे, इसलिए 3 का ज़िक्र बार-बार किया जा रहा है मीडिया पे। तो टोटल ठीक। जो शिप थे वो 5 थे और 3 पर जो थे वो पाकिस्तानी सवार थे। और तकरीबन जो है 47 जो है वो उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई। सफारत खाने ने वज़ारत ख़ारजा को भेजी, वज़ारत ख़ारजा ने उसको रिलीज़ किया और वो तमाम लोगों तक पहुँची। उसके मुताबिक 47 जो पाकिस्तानी तारकीन वतन थे, वो ठीक ठीक हैं, खैरियत से हैं और उनमें से एक जो है वो आईसीयू में है। और उसके बाद जी देखें, मेरे ख़्याल से जो नंबर ऑफ पर्सन है, वो एक थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ पाकिस्तानियों की, तो जो जानें वहाँ पर जो समंदर में गिरी वो सिर्फ़ पाकिस्तानी तो नहीं है ना, सिर्फ़ और भी लोग हैं। तो देयर आर मोर देन 50 पीपल जो हैं वो अभी तक लापता हैं और काफ़ी हमने तो अपना फ़ोन नंबर दे दिया था कि हमसे राब्ता करें और हमें हमें बहुत से लोगों ने राब्ते किए, उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ भेजी हैं, उनकी तस्वीर भेजी हैं हमें। उन्होंने कहा ये प्लीज़ कुछ बताएँ हमें और हम बताने से कासिर हैं। रेस्क्यू हुँ। ऑपरेशन जो था वो अब 4 दिन गुज़र गए, वो बंद हो चुका है। सफ़ीर पाकिस्तान ने जैसा कि कल भी कहा कि इतने दिन गुज़र जाने के बाद जो लापता अफ़राद हैं, जो गुमशुदा अफ़राद हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं, वो मिलना अब थोड़ा-सा मुश्किल हो गई हैं। और ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है और और जो हम आप जो है सवाल, क्या वो वापस पाकिस्तान आएँगे जो ज़ख्मी हैं, या वहाँ पे उनको रेज़िडेंसी हुकूमत अच्छा की जी, तरफ से? जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं, उनको जो है वो क्रीट आइलैंड से एथेंस का नवाही इलाका मलाकासा है, वहाँ ले आए हैं। और वहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप है, मलाकासा रेफ्यूजी कैंप, उसके अंदर उनको मुंतकिल कर दिया। हम कल वहाँ पर विज़िट करके आए हैं और वहाँ पर जो है उनको रखा गया है और वो जो थे मतलब उनकी जो असाइलम प्रोसेस है वो वहाँ पर शुरू हो चुका है। दे आर असाइलम सीकर्स और सफारत खाना जो है वहाँ पर नहीं जा सकता। सफ़ीर साहब ने कहा कि जब एक शख्स असाइलम का मुतलाशी हो जाता है, पनाह का मुतलाशी हो जाता है, तो फिर हमसे उसके राब्ते खत्म हो जाते हैं। एक लॉजिकल सी बात है, आप असाइलम का मतलब होता है कि जी मेरी जान को खतरा है या मुझे ये हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान है जो वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकती, लिहाज़ा आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और मैं आपकी पनाह में आ गया हूँ। तो अब वहाँ पर फिर सफारत खाना का तो जो है वो वहाँ तक एक सरहद है वो ख़त्म हो जाती है। तो 20 दिन तक वो किसी से मिलेंगे नहीं वो लोग और ना ही वो कैंप से बाहर जा सकते हैं। तो ठीक। अब वो लोग जो खालिद हैं सफ़ीर असाइलम अप्लाई मोहतरम ने करेंगे। बताया नहीं कि 2 जहाज़ जो थे वो कौन से 2 जहाज़ थे? वो जो 2 जहाज़ थे वो ठीक-ठाक पहुँच गए हैं, वो उसमें जो थे लोग वो सीरियंस और मिस्री थे और डिफरेंट कंट्रीज़ थी। इसमें जो थे वो बांग्लादेशी भी हैं, सूडानी भी हैं, मिस्री भी हैं और सीरियंस भी हैं, डिफरेंट ठीक। नेशनैलिटीज़ थी। ठीक। तो लिहाज़ा अब वो मैं जो लोग हैं जो बच गए हैं वो असाइलम सीकर्स हो गए हैं और वो अब असाइलम उनको मिलेगी। अगर उनकी असाइलम कबूल हो जाएगी, तो वो यहाँ रहेंगे, नहीं होगी तो अल्लाह मालिक है क्योंकि इससे पहले जो लोग थे, उन्होंने भी जो 7 पाकिस्तानी थे जो शिपरैक में बचे थे, वो उसी कैंप में गए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, हमसे मिले। उनकी भी असाइलम जो है वो बस लास्ट स्टेज पे आखिरी साँसों पे वेंटिलेटर पे हैं वो लोग भी, समझ लें। तो असाइलम जो है वो इस तरह नहीं मिलती कि मेरे मुल्क में जो है वो
बेरोज़गारी है, मेरे मुल्क में जॉब क्राइसिस है, तो उस इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उस बेस पे आपको असाइलम नहीं मिलती। असाइलम का मतलब है आपके मुल्क में जंग हो या आपको कोई नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाया गया हो और आपको कोई फ़िरकावारियत हो या आपको कोई मज़हबी कोई आपके ऊपर तंगी हो, दुश्वारी हो, जिसके ऊपर आपको आपकी हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम कर सकती, तब आप उसके लिए स्टेप आउट करते हैं और दूसरे ममालिक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद मुग़ल साहब और राजा गफ़ूर अफ़ज़ल साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया दोनों मेहमानों ने कि इस पर हमारी हुकूमत को सोचने का अब ये मकाम है। हमारी हुकूमत को यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन-सी ऐसी बुनियादें हैं, जिस बुनियाद के ऊपर हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर की तरफ मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? एक तो जो मूव करवाते हैं वहाँ से पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से लेके यूरोप की तरफ जाते हैं, एक तो उस गिरोह का मुआख़ज़ा किया जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि इस तरह के फिर से दोबारा वाक़यात रूनुमा ना हों और फिर इसकी बुनियाद, इसकी बैकग्राउंड रियलिटी देखी जाए। इसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके ऊपर नज़र डाली जाए कि क्यों ये लोगों को स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों हर शख़्स पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, अफ़लास इंतहा को पहुँच गया है। हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के हर रोज़ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान में फिर वो मुड़ के कभी वापस नहीं आना चाहते और मैक्सिमम उनका अगला स्टेप यही होता है कि हम अपनी फैमिलीज़ को भी बाहर बुला लें अपने साथ और उनको भी वहाँ पे सेटल कर लें। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर नज़र डाले और सबसे बढ़ के वो जो हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत गुरबा की है, मसाकीन की है, मुफ़लिस और नादार लोगों की है, उनके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालें और ख़ास तौर पे अपनी सियासत से बाहर निकलें और अवाम को रिलीफ़ देने के लिए इस तरह के फ़िल-फ़ौर इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम जो है इस तरह के पाकिस्तान से छोड़ के बाहर ना जाए। ये ना हो कि मुस्तक़बिल करीब में एक ऐसा वक़्त भी आ जाए कि जब आपको एक पुल बनवानी हो तो इंजीनियर भी आपको बाहर से बुलवाने पड़े। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे ऐसा वक़्त आए और उम्मीद करते हैं कि ये जो माफ़िया है पाकिस्तान में जो इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है, हुकूमत वक़्त जो है और हुकूमत के अंदर जो इस तरह के लोग हैं, जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, उनका मुआवज़ा होगा, उनकी पकड़ होगी और पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी इस किस्म की मुश्किलात से बच पाएँगे। जी, अगेन आप दोनों मेहमानों का जनाब खालिद मुग़ल साहब और राजा गफ़ूर अफ़ज़ल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त दिया और अपनी कीमती राय दी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।